हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस क्लासरूम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसेफेलाइटिस के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था मेनिंजाइटिस, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजियल लेयर, जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग होता है, उसके अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है दैट इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस, जो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाए तो मेडिकल टर्म क्या यूज करते हैं, एनसेफेलाइटिस। इसके क्या क्या कॉजेज हैं, किस तरीके से ये स्प्रेड होता है, क्या इसके साइन सिम्टम्स आते हैं, कैसे इसको मैनेज करते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे और डिस्कशन करते हैं एनसेफेलाइटिस। तो आ गए हम स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एनसेफेलाइटिस। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो कवरिंग होता है उसका इन्फ्लामेशन मेनिंजाइटिस है। ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन एंसेफेलाइटिस है। लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं है कि ये पर्टिकुलर मेनिंजिस में ही इन्फ्लामेशन हो या फिर ब्रेन के अंदर ही इन्फ्लामेशन हो। ऐसा भी कंडीशन आ सकता है जिसके अंदर आपका मेनिंजिस में भी इन्फ्लामेशन है और ब्रेन के अंदर भी इन्फ्लामेशन है। उस कंडीशन में हम कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे? तो अगर ऐसा कंडीशन आता है जिसमें आपका मेनिंजिस में भी इन्फ्लामेशन है और आपका ब्रेन के अंदर भी इन्फ्लामेशन है, तो उसको हम बोलते हैं मेनिंजो एनसेफेलाइटिस, जिसके अंदर आपका मेनिंजिस भी आ जाएगा और एनसेफेलाइटिस भी आ जाएगा। तो हम डिस्कशन करते हैं एनसेफेलाइटिस के बारे में। तो एनसेफेलाइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन का जो टिश्यूज है उसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन। जनरली जिस तरीके से आपका मेनिंजाइटिस होता है सेम वे में आपका एंसेफेलाइटिस भी स्प्रेड होता है। कुछ आपके वायरस एंड बैक्टीरिया सेम एज ए मेनिंजाइटिस रहते हैं, कुछ आपके एंसेफेलाइटिस के डिफरेंट रहते हैं। तो किस तरीके से इसके अंदर डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया वायरसेस स्प्रेड होते हैं, ये हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो डेफिनेशन आपका क्लियर हो गया। एंसेफेलाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यूज। किसकी वजह से हो सकता है? ये आपका बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, ऑटो इम्यून भी हो सकता है और अदर इन्फ्लामेटरी कंडीशंस भी हो सकता है। जिस तरीके से आपने मेनिंजाइटिस में डिस्कशन किया था, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, पैरासाइटिक, ऑटो इम्यून, सेम वे में आपका एंसेफेलाइटिस भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड इन्फ्लामेटरी कंडीशंस रहता है। टाइप्स एंड कॉजेज की बात करें कि क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं एंसेफेलाइटिस के, और वही आपके कॉजेज भी रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है आपका इन्फेक्शियस एंसेफेलाइटिस, यानी इन्फेक्शंस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से जो आपका एंसेफेलाइटिस होगा वो क्या कहलाएगा? आपका इन्फेक्शियस एंसेफेलाइटिस। सेकेंड है आपका ऑटो इम्यून एंसेफेलाइटिस। मीन्स आपका ऑटो इम्यून कंडीशंस की वजह से जो आपके ब्रेन का टिश्यू के अंदर इन्फ्लामेशन होता है वो क्या कहलाएगा? आपका ऑटो इम्यून एंसेफेलाइटिस। थर्ड है आपका पोस्ट इन्फेक्शियस या पैरा इन्फेक्शियस एंसेफेलाइटिस। पोस्ट इन्फेक्शियस नाम से आप जान पा रहे हैं आफ्टर द इन्फेक्शन, यानी आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन के बाद भी आपका क्या हो गया, एंसेफेलाइटिस कॉज हो रहा है, आपने ट्रीटमेंट करा लिया इन्फेक्शन का, उसके बाद भी आपको कॉज हो रहा है एंसेफेलाइटिस, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगा? पोस्ट इन्फेक्शियस या पैरा इन्फेक्शियस एंसेफेलाइटिस। लास्ट है आपका टॉक्सिक और मेटाबॉलिक एंसेफेलाइटिस। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? आपके ब्लड के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप के टॉक्सिक प्रोडक्ट्स रहते हैं जिनकी वजह से भी आपका एंसेफेलाइटिस क्रिएट हो सकता है। तो ये फोर्थ जो टाइप्स हैं वो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं इन्फेक्शियस एंसेफेलाइटिस। अब इन्फेक्शियस एंसेफेलाइटिस के अंदर कौन कौन से आपके इन्फेक्शन हैं, कौन कौन से आपके बैक्टीरिया हैं, वायरस है, फंगल है, पैरासाइट हैं, ये सारी चीजें कौन कौन से होते हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले है आपका वायरल एंसेफेलाइटिस। वायरल के अंदर कौन कौन से वायरस हैं आपके? हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, एंट्रोवायरस एंड रेबीज वायरस। कुछ वायरस ऑलरेडी हम मेनिंजाइटिस के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका बैक्टीरियल एंसेफेलाइटिस। इसके अंदर कौन सा होता है? नॉर्मली ट्यूबरक्लोसिस एंसेफेलाइटिस, जिसे हम टीबीएम भी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस एंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट है आपका फंगल एंसेफेलाइटिस, जो कौन से फंगस की वजह से होता है? क्रिप्टोकोकस और एस्परजीलस की वजह से। नेक्स्ट है आपका पैरासाइटिक एंसेफेलाइटिस, जो कौन कॉज करेगा? टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड मलेरिया।
नेक्स्ट आपका जापानीज एंसेफेलाइटिस, जिसके लिए कौन सा वायरस है? फ्लेवी वायरस। तो इस तरीके से आपका बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, पैरासाइटिक एंड फ्लेवी वायरस, इनकी वजह से जो आपका एंसेफेलाइटिस कॉज हो रहा है, ये क्या कहलाएगा? आपका इन्फेक्शियस एंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट है आपका ऑटो इम्यून एंसेफेलाइटिस। ऑटो इम्यून का मतलब क्या है? आपका बॉडी का हेल्दी इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के ब्रेन के टिश्यू को क्या कर देता है? डेड कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है? आपका एंसेफेलाइटिस कॉज होता है। इसके अंदर सबसे पहले आपका पैरा नियोप्लास्टिक एंसेफेलाइटिस। नियोप्लास्टिक नाम से पता चल रहा होगा कि कैंसर की वजह से, यानी कैंसर के, अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी पार्ट में कैंसर है और उसकी वजह से आपका ब्रेन के टिश्यू भी डेथ हो रहे हैं, तो वो कौन सा एंसेफेलाइटिस कहलाएगा? पैरा नियोप्लास्टिक एंसेफेलाइटिस। अब ये क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? पैरानियोप्लास्टिक एंटीबॉडीज। अब ये पैरानियोप्लास्टिक एंटीबॉडीज क्या करता है? नियोप्लाज्म यानी जो कैंसर सेल है आपकी बॉडी के अंदर, उनको डिस्ट्रॉय करता है। और मिस्टेकनली क्या करता है, यानी गलती से क्या कर देता है? आपके ब्रेन के टिश्यू को भी डेड कर देता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन के अंदर क्या होने लग जाता है? एनसेफेलाइटिस। तो इस तरीके से जो एनसेफेलाइटिस डेवलप होगा आपके ब्रेन के अंदर, ये क्या कहलाएगा? पैरानियोप्लास्टिक एंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट है आपका एंटी एनएमडीए रिसेप्टर्स। देखिए, एनएमडीए रिसेप्टर्स क्या होता है? एन मेथिल डी एस्पिरेट, ये आपके रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका एनएमडीए रिसेप्टर्स है। और ये क्या काम करता है? जो भी आपके सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होते हैं मेमोरी का और कॉग्निशन का, तो ये क्या करते हैं? ये ट्रांसमिशन यानी रिसीविंग का काम करता है। केमिकल मैसेंजर यानी न्यूरो को रिसीव करता है। इन केस में क्या हो जाए, आपका बॉडी इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल एनएमडीए इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और रिसेप्टर्स को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो एंसेफेलाइटिस डेवलप होगा वो क्या कहलाएगा? एंटी एनएमडीए रिसेप्टर्स एंसेफेलाइटिस। थर्ड है आपका पोस्ट इन्फेक्शियस या पैरा इन्फेक्शियस एंसेफेलाइटिस, यानी आफ्टर द इन्फेक्शन की वजह से जो डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल इम्यून मीडिएटेड रेस्पॉन्स दैट अकर्स आफ्टर एन इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन है? फॉर एग्जांपल एक्यूट डिसेमिनेटेड एंसेफेलोमाइलाइटिस। तो अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में एक इन्फेक्शन है जो आपका एडीईएम है, यानी एक्यूट डिसेमिनेटेड एंसेफेलोमाइलाइटिस, तो इसकी वजह से जो इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है वो क्या कहलाएगा? एडीईएम, यानी पोस्ट इन्फेक्शियस की वजह से ये वाला इन्फेक्शन आपका डेवलप होता है। लास्ट है आपका टॉक्सिक एंड मेटाबॉलिक एंसेफेलाइटिस। किसकी वजह से होगा? ये आपका टॉक्सिन की वजह से या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से, या आपकी बॉडी में कोई ड्रग रिएक्शन हो जाए, इसकी वजह से ये आपका एंसेफेलाइटिस डेवलप होगा। तो इस तरीके से आपके 4 टाइप्स के एंसेफेलाइटिस डेवलप होते हैं। लास्ट है आपका इन्फेक्शियस के अंदर जापानीज एंसेफेलाइटिस। जापानीज का मतलब क्या है? बाय द फ्लेवी वायरस, यानी फ्लेवी वायरस की वजह से जो आपका डेवलप होगा एंसेफेलाइटिस, वो आपका कौन सा है? जापानीज एंसेफेलाइटिस। किसकी वजह से स्प्रेड होता है? स्प्रेड बाय द मॉस्किटो। देयर इज नो क्योर फॉर द डिजीज, यानी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। एंड ट्रीटमेंट इज फोकस्ड ऑन रिलीविंग सीवियर क्लिनिकल साइन एंड सपोर्टिंग द पेशेंट टू ओवरकम द इन्फेक्शन। यानी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका फ्लीवी वायरस है। इसके लिए जो वैक्सीन दी जाती है वो दी जाती है आपका जेई वैक्सीन। जापानीज एंसेफेलाइटिस के लिए वैक्सीन दी जाती है, जो कि WHO रिकमेंडेड वैक्सीन है, जो कि आपकी कई रीजन्स में, ये जहां पर जापानी एंसेफेलाइटिस होता है वहां पर ये मेडिसिन या वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में। यानी ये अभी आपके हमने टाइप्स और कॉजेज डिस्कशन किया, किस तरीके से आपके टाइप्स होते हैं। रिस्क फैक्टर में मतलब किस किस को सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एंसेफेलाइटिस की, तो सबसे पहले है आपका एज। जैसे हमने मेनिंजाइटिस में डिस्कशन किया था कि चिल्ड्रंस के अंदर और ओल्ड एज के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, वैसे सेम यहाँ पर क्या होता है? इन्फेंट के अंदर और यंग चिल्ड्रन के अंदर और ओल्डर एडल्ट्स के अंदर
सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एंसेफेलाइटिस के, बिकॉज ऑफ द वीक इम्यून सिस्टम। चिल्ड्रंस के अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता है, और ओल्डर के अंदर क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। सेकंड क्या है आपका, वीक इम्यून सिस्टम, यानी यंग एज के अंदर क्या होता है, कुछ डिजीज कंडीशन हो जाती है, फॉर एग्जांपल HIV एड्स, कैंसर एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। ये सब केसेस में क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो एंसेफेलाइटिस के जो चांसेस है वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका जियोग्राफिक लोकेशंस और सीजन्स। सीजन्स का मतलब एक क्लाइमेट्स की वजह से, फॉर एग्जांपल वेस्ट लाइन वेस्ट नाइल वायरस या जापानी एंसेफेलाइटिस मोर कॉमन इन द स्पेसिफिक रीजन एंड सीजन्स। नेक्स्ट आपका एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड मॉस्किटो और टिक्स। अगर मान लीजिए आपका एक्सपोजर यानी आपको कोई इंसेक्ट बाइट कर रहा है, मॉस्किटो बाइट कर रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका इन्फेक्शन आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, उसकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है, एंसेफेलाइटिस कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है आपका अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स, यानी अगर आपने जापानी एंसेफेलाइटिस का वैक्सीन नहीं लिया है तो आपको ज्यादा चांसेस होंगे एंसेफेलाइटिस कॉज होने का। फॉर एग्जाम्पल मीजल्स, मम्स एंड जापानी एंसेफेलाइटिस सबसे ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि आपने मम्स, मीजल्स, रुबेला का भी वैक्सीन नहीं लिया है और जापानी एंसेफेलाइटिस का भी वैक्सीन नहीं लिया है। रिसेंट वायरल इन्फेक्शंस, रिसेंटली में क्या हुआ, आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक है, और उस केसेस में भी आपको क्या हो सकता है, एंसेफेलाइटिस के चांसेस ज्यादा हो सकता है। तो रिसेंटली में इन्फेक्शन कौन कौन से, herpes सिम्प्लेक्स वायरस है, इंटेरो वायरस है एंड वेरिसेला जोस्टर वायरस है। ये सब क्या करते हैं, एंसेफेलाइटिस को ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर का मतलब एंसेफेलाइटिस की कंडीशन को और सीवियर करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑटो इम्यून कंडीशन। ऑटो इम्यून कंडीशन का मतलब क्या है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून कंडीशंस। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, यानी किस तरीके से आपका एंसेफेलाइटिस का जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं वो आपके ब्रेन तक किस तरीके से ट्रेवल करते हैं, और वहां पर जाकर के आपका एंसेफेलाइटिस कॉज करते हैं। तो देखिए, ब्रेन का एक प्रोटेक्टिव लेयर है, आप जानते हैं उसको, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। और आउटर क्या है आपका, ऑलरेडी आपका स्कल है जो आपका प्रोटेक्टिव लेयर है, आपका स्कैल्प है प्रोटेक्टिव लेयर है। तो आउटर से डायरेक्ट ब्रेन तक कैसे पहुंचेगा, बाय द डायरेक्ट इंजरी। मान लीजिए हेड इंजरी हो जाए या ट्रॉमा हो जाए, तो आपका बैक्टीरिया वायरस डायरेक्टली आपके क्या हो जाएंगे, इंटर कर जाएंगे। और इंटरनली अगर आपके ब्लड के अंदर ये इंफेक्शन है, कोई बैक्टीरिया वायरस है, वो कैसे स्प्रेड होगा, थ्रू द ब्लड स्ट्रीम और क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो इसके अंदर हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इन्फेक्शियस एजेंट और ऑटोइम्यून ट्रिगर। यानी पैथोफिजियोलॉजी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, या तो ये ऑटोइम्यून की वजह से, या फिर आपका इन्फेक्शियस एजेंट, चाहे वो आपका बैक्टीरिया है या वायरस है, वो आपका इंटर करते हैं सबसे पहले ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर इंटर करने के बाद ये आपके ब्लड के अंदर नॉर्मली सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आते हैं और आपके ब्रेन तक ट्रेवल करते हैं। और ब्रेन के अंदर क्या रहता है, जो ट्रिपल बी है यानी ब्लड ब्रेन बैरियर है, उसको ये क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। या फिर डायरेक्ट न्यूरल इन्वेजन, जो हमने आपको अभी बताया कि डायरेक्ट आपका एक्सपोजर हो जाए, डायरेक्ट आपको हेड इंजरी हो जाए, तो डायरेक्ट आपका नर्व से या ब्रेन के टिश्यू से क्या हो जाता है, बैक्टीरिया वायरस का एक्सपोजर हो जाता है। दो कंडीशन है आपके पास। उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही आपके बैक्टीरिया वायरस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं, और ये कहाँ तक पहुंच जाते हैं, आपके ब्रेन के टिश्यू के पास पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोग्लिया, साइटोकाइंस एंड टी सेल्स, ये क्या हो जाते हैं, आपकी एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपका ब्रेन का जो इम्यून सिस्टम है, जैसे ही बैक्टीरिया वायरस को देखता है, वहां पर क्या हो जाते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आपका बैक्टीरिया वायरस है, इधर से आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम है, दोनों में क्या होने लग जाती है, फाइटिंग होने लग जाती है। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन पेरेन्काइमा। जैसे ही आपके ब्रेन के पेरेन्काइमा में इन्फ्लामेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एंसेफेलाइटिस। उसकी वजह से क्या होगा, फर्दर न्यूरोनल डैमेज और एडिमा का फॉर्मेशन होने लग जाएगा।
जैसे ही एडिमा का फॉर्मेशन होगा यानी सीएसएफ का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगा, आईसीपी इंक्रीज होने लग जाएगा। नॉर्मली कितना रहता है प्रेशर? 5 to 15 mm ऑफ एचजी रहता है आईसीपी। वो आपका क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, 20, 25, 30, 40 mm ऑफ एचजी पहुंच जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? आपका कंडीशन डेवलप होगा हाइड्रोसेफलस। हाइड्रोसेफलस डेवलप होगा, प्लस क्या होगा? स्कल का जो साइज है वो बहुत टाइट है और आपके फॉन्टनल्स भी क्लोज हो चुके हैं एक एडल्ट के अंदर, तो हेड का साइज इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन इंटरनली क्या होगा? फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो आपके ब्रेन के जो टिश्यू है यानी ब्रेन के ऊपर क्या इंक्रीज होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। उस प्रेशर की वजह से आपके ब्रेन के टिश्यू डेड होने लग जाएंगे और कुछ नॉर्मल सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपका सीजर्स है, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस है या मोटर डेफिसिट है। मोटर डेफिसिट का मतलब आपके ब्रेन से जो आपकी बॉडी के पार्ट्स में जो फंक्शन होता है, मोटर फंक्शन होता है, वो आपका क्या होगा? डैमेज हो जाएगा। आपका सेंसरी डिस्टरबेंस भी आपका इसमें देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है एंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो देखिए, नॉर्मली ये सिम्टम्स किस पर डिपेंड करेंगे कि आपके बैक्टीरिया वायरस ने ब्रेन के अंदर किस पार्ट में इन्वेशन किया है, किस पार्ट में इसने अपना कॉलोनी फॉर्मेशन किया है, किस पार्ट को इसने डैमेज किया है, और वो पार्ट आपकी बॉडी के अंदर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल था। फॉर एग्जाम्पल, मेमोरी का पार्ट है, या लिसनिंग का पार्ट है, या आपका कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, या विजुअलाइजेशन का पार्ट है, या हियरिंग का पार्ट है। तो जो आपका ब्रेन के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं उसमें से जो पार्ट आपका डैमेज होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके सिम्टम्स जनरेट होंगे। लेकिन फिर भी आपके जो कॉमन सिम्टम्स हैं, जो आपके जनरल सभी टाइप्स में आपको देखने को मिलेगा, उसमें से आपका फीवर, हेडेक, फटीग और वीकनेस, एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग। देखिए, जैसे ही आपका बैक्टीरिया वायरस का फाइटिंग चलेगा यानी इन्फ्लामेशन चलेगा, उस कंडीशन में आपका फीवर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो पर्टिकुलर पार्ट है वहां पर ब्लड सप्लाई आपका तेजी से होने लगेगा, आपका टेकिकार्डिया हो जाएगा, पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगा। और जितनी तेजी से आपके बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई होगा, आपका बॉडी गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड फीवर। नेक्स्ट आपका हेडेक। जैसे ही आपका सीएसएफ का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, आपके ब्रेन के टिश्यू के अंदर प्रेशर जनरेट हो रहा है, इसकी वजह से आपको क्या मिलेगा? हेडेक देखने को मिलेगा। उसकी वजह से क्या होगा? फटीग एंड वीकनेस, यानी आपके यहाँ जो मोटर कंट्रोल है, जैसे अभी हमने डिस्कशन किया था कि जो मोटर कंट्रोल है आपका बॉडी के ऊपर ब्रेन का, वो क्या हो जाएगा? डिमिनिश हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके मसल्स के अंदर क्या आने लग जाएगी? वीकनेस आने लग जाएगी। यानी आप जो नॉर्मल फंक्शन करते हैं वो आपका क्या हो जाएगा? डिमिनिश हो जाएगा, फटीग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नोजिया एंड वॉमिटिंग। और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? आपसे वॉमिटिंग कराएगा और आपके फ्लूइड के वॉल्यूम को कम करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है? आपको नोजिया वॉमिटिंग के सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलते हैं। और ये क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द बीपी को डाउन करने के लिए, यानी आपके आईसीपी जो इंक्रीज हुआ है उसको मैनेज करने के लिए आपसे वॉमिटिंग कराया जाता है। तो ये सिम्टम जनरली आपको देखने को मिलेंगे। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें यानी रिलेटेड टू द ब्रेन से रिलेटेड क्या होंगे, तो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया कि ब्रेन का जो पार्ट आपका डैमेज होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका कंडीशन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कंफ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, यानी आपका मेमोरी पार्ट अगर, कॉग्निटिव पार्ट अगर आपका डैमेज हुआ है तो आपका कंफ्यूजन, डिसोरिएंटेड, नॉलेज डेफिसिट, ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। सीजर्स, जैसे ही आपका सिम्टम जो जनरेट हो रहा है यानी आपका ब्रेन का पार्ट जो डैमेज हो रहा है, तो आपका ब्रेन के टिश्यू क्या करेंगे? एक्सेसिव अमाउंट में एक साथ बल्क में आपका नर्व सिग्नल जनरेट करेंगे। और नर्व सिग्नल जनरेट करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर सीजर्स, एपिलेप्सी, फिट्स, कन्वल्जन्स ऐसे आपको साइन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका पर्सनालिटी एंड बिहेवियरल चेंजेस। तो बिहेवियरल चेंजेस हमने डिस्कस किया कि आपके ब्रेन का जो बिहेवियर कंट्रोल करता है, कॉग्निटिव थिंकिंग वाला पार्ट जो कंट्रोल करता है, वो आपका डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से आपका एजिटेशन एंड हेलुसिनेशन यानी फॉल्स परसेप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। मेमोरी डिस्टर्बेंसेस,
स्पीच और हियरिंग डिफिकल्टीज, अगर आपका स्पीच जो पार्ट है आपका ब्रेन का, या आपका हियरिंग का जो पार्ट है, जैसे आपका टेम्पोरल पार्ट है आपका, वो आपका ब्रेन का क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। उस कंडीशन में ही आपको ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। मसल्स वीकनेस और पैरालिसिस, अगर मान लीजिए आपके एंसेफलाइटिस ने कंप्लीटली नर्व सेल्स को डैमेज कर दिया है, तो वो वाला पार्ट क्या होगा, आपका पैरालिसिस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एंसेफलाइटिस राइट हेमिस्फीयर में हो रहा है, यानी ब्रेन के टिश्यू जो राइट हेमिस्फीयर के डैमेज हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी का लेफ्ट साइड आपको पैरालिसिस देखने को मिलेगा, बिकॉज आपके ब्रेन के हेमिस्फीयर आपके बॉडी के अपोजिट पार्ट को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन सीवियर केसेस, और सीवियर केसेस में क्या होगा, आपका कॉग्निटिव, आपका ओरिएंटेशन बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका कोमा का कंडीशन डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट साइन रिलेटेड टू द आईसीपी, यानी आईसीपी इंक्रीज होने से क्या साइन आएगा, जैसे अभी हमने डिस्कशन किया, जैसे ही आपका आईसीपी इंक्रीज होगा आपका हाइड्रोसेफलस देखने को मिलेगा, बीपी हाई देखने को मिलेगा, नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, सीवियर हेडेक, स्वेलिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क एंड अल्टर्ड प्यूपिल रेस्पॉन्स। ये नॉर्मली जो साइन है वो आपका हाई प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर होने की वजह से दिखाई देगा। नेक्स्ट है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी अभी हमने साइनस सिम्टम डिस्कशन किया, अब हम देखते हैं कि एंसेफलाइटिस हुआ है या मेनिंजाइटिस हुआ है, इसको आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, क्लिनिकल असेसमेंट, यानी वही आपको सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करना है, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। तो हिस्ट्री कलेक्शन में आपको क्या हिस्ट्री लेना है, रिसेंट इन्फेक्शंस, यानी पेशेंट से पूछना है क्या आपको प्रीवियस टाइम में कोई इन्फेक्शन हुआ है, या रिसेंटली कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ था 1 मंथ 1 वीक या 2 मंथ बिफोर, ये आपको हिस्ट्री में पूछना है। नेक्स्ट आपको ट्रेवल, ट्रेवल हिस्ट्री पूछना है कि आपने कहीं पे लॉन्ग ट्रेवल किया हो, या आप ऐसे प्लेस पे रहते हैं जहां पर आपके इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। वैक्सीनेशन स्टेटस पूछना है कि आपने कभी वैक्सीन लिया है कि नहीं लिया है, आपने एंसेफेलाइटिस जेई का कभी वैक्सीन लिया है कि नहीं लिया है। इम्यून स्टेटस पूछना है, आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी है, अनहेल्दी है, वीक है, क्या है। आपको भी अपना आइडेंटिफिकेशन करना है कि आपका जो पेशेंट है वो इन्फेंट है, चिल्ड्रन है, यंग एज है, या ओल्ड एज है। क्योंकि ओल्ड एज में क्या हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, चिल्ड्रन के अंदर वीक हो जाता है। ये सारी हिस्ट्री आपको कलेक्ट करना है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से क्या करना है, आपको मसल्स स्ट्रेंथ पता लगाना है, सेंसेशन पता लगाना है, एंड मोटर फंक्शन ऑफ द ब्रेन पता लगाना है। इसका मतलब क्या है, आपका ब्रेन का आइडिया हो जाएगा कि आपका ब्रेन के टिश्यू जो है कितना डैमेज हुआ है, ये आपका नॉर्मल कंडीशन है या सीवियर कंडीशन है। तो ये आपको किससे पता चलेगा, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। इसको आपको क्या चेक करना है, मेंटल स्टेटस पता लगाना है, रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं बाय द परक्यूशन हैमर, क्रेनियल नर्व्स का फंक्शन पता लगाना है, मोटर और सेंसरी डेफिसिट फाइंड आउट करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको किस में पता लगाना है, क्लिनिकल असेसमेंट के अंदर। जैसे ही आपके पास पेशेंट आएगा आपको हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। नेक्स्ट आपका लेबोरेटरी टेस्ट, हिस्ट्री लेने के बाद क्या करना है, आपको इंटरनली बैक्टीरिया वायरस का फाइंड आउट करना है कि कौन सा बैक्टीरिया है आपके ब्लड के अंदर जो आपके ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नॉर्मली सीबीसी चेक कराना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का फाइंड आउट होगा। इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कैसे फाइंड आउट होगा, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस जैसे ही आपस में फाइट करेंगे बाय द इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी के अंदर क्या चलेगा, इन्फ्लामेशन का कंडीशन चलेगा। और बॉडी के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन में डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही आपकी सीबीसी की रिपोर्ट में डब्ल्यूबीसी का अमाउंट जो इंक्रीज होके आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी के अंदर इंफेक्शन क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट आपका ब्लड कल्चर, कौन सा बैक्टीरिया है उसका फाइंड आउट लगाने के लिए आपको ब्लड कल्चर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ब्लड सैंपल आपको हिस्टोपैथोलॉजी लैब में सेंड करना है। नेक्स्ट आपका सीरोलॉजी के अंदर आपको इम्यूनोग्लोबिन, आईएम, आईजीएम, आईजीजी एंटीबॉडीज फाइंड आउट करने हैं, जिससे आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा कि आपका वेस्ट नाइल एंसेफेलाइटिस है या जापानीज एंसेफेलाइटिस है। इसके लिए आपको सीरोलॉजी टेस्ट करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है आपका सीएसएफ एनालिसिस। सीएसएफ एनालिसिस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर क्या होता है, लुम्बार पंक्चर किया जाता है, एलपी पंक्चर किया जाता है, और L3 L4 और L4 L5 यानी लुम्बार वर्टिब्रा L3 और L4 के बीच में से सैंपल लिया जाता है, या फिर L4 L5 के बीच में से सैंपल आपका कलेक्ट किया जाता है और उसका एनालिसिस किया जाता है। इससे क्या होगा, आपका इन्फेक्शन है या नहीं है ये फाइंड आउट किया जाता है। एलिवेटेड प्रोटीन और नॉर्मल या लो ग्लूकोज फाइंड आउट किया जाता है। पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फाइंड आउट किया जाता है। डीएनए, आरएनए, हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस, इंट्रोवायरस, ये सभी वायरसेस का आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। सीएसएफ कल्चर टू आइडेंटिफाई बैक्टीरिया एंड फंगल पैथोजेंस। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से हम ब्लड से ब्लड कल्चर कर रहे हैं, सेम आपका सीएसएफ कल्चर से हम फाइंड आउट लगा सकते हैं कि क्या आपका बैक्टीरिया वायरस ब्रेन तक यानी सीएसएफ तक ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आपका न्यूरो इमेजिंग स्टडीज। न्यूरो इमेजिंग स्टडीज में क्या करते हैं हम, सीटी स्कैन एंड एमआरआई। सीटी स्कैन में क्या होगा, आपका रूल आउट होगा कि ब्रेन के अंदर कोई हेमरेज तो नहीं है, कोई ट्यूमर का फॉर्मेशन तो नहीं हुआ है। हो सकता है ब्रेन के अंदर ट्यूमर है लेकिन एंसेफेलाइटिस कॉज नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें सीटी स्कैन से फाइंड आउट हो जाएंगे। और क्लियर अगर आपको विजुअलाइजेशन करना है तो आप एमआरआई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, ईईजी। जिस तरीके से आपका हार्ट का फंक्शन पता लगाने के लिए आप ईसीजी करते हैं कि हार्ट के अंदर किस तरीके से आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं और आपका हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, पीक्यूआरएसटी असेसमेंट आप चेक करते हैं। सेम ऐसे ही आपके ब्रेन के अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरो। तो जिस तरीके से आपके हार्ट के अंदर हो रहे थे, ऐसे ही यहाँ पे भी आपके न्यूरो ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं, और उनका फाइंड आउट लगाने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड ईईजी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपके ईईजी इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं और इसका कनेक्शन जो है डिस्प्ले से किया जाता है, मॉनिटर से किया जाता है, और यहाँ पर आपको लीड्स के जो है सिग्नल नजर आते हैं। उसके बाद इनका प्रिंट आउट कर लिया जाता है और रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है। तो इससे क्या होगा कि आपके एंसेफेलाइटिस की कंडीशन में आपके ब्रेन के अंदर जो सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं उस पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, ये फाइंड आउट लगाने के लिए आप ईईजी परफॉर्म की जाती है। लास्ट है आपका ब्रेन बायोप्सी। यानी रेयर केसेस में क्या करते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट से बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो आप क्या करते हैं, वहां से एक एज ए टिश्यू लिया जाता है जो सैंपल के रूप में और उसको हिस्टोपैथोलॉजी लैब में सेंड कर दिया जाता है। ये टिश्यू के अंदर क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया वायरस है इसका एग्जैक्ट फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट। यानी आपका ये जो कॉज है बैक्टीरिया वायरस का, इसको हम मैनेज कैसे करें। फाइंड आउट हमने कर लिया कि पेशेंट को एंसेफेलाइटिस कॉज हुआ है, इसको मैनेजमेंट कैसे करें। तो मैनेजमेंट किस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो एंसेफेलाइटिस हुआ है ये बैक्टीरिया ने कॉज किया है तो बैक्टीरिया का मैनेजमेंट होगा, वायरल ने किया है तो वायरल का, पैरासाइट ने किया है तो पैरासाइट का, और ऑटोइम्यून किया है तो ऑटोइम्यून का किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर जनरल सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या है। जनरल सपोर्टिव ट्रीटमेंट के अंदर नंबर वन है आपका हॉस्पिटलाइजेशन। यानी जैसे ही आपका पेशेंट आता है आपको क्या करना है, पेशेंट को एडमिट करना है फॉर द क्लोज मॉनिटरिंग एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट देने के लिए। नेक्स्ट क्या करेंगे, एयरवे एंड ब्रीथिंग सपोर्ट। जैसे आपको ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करना है, वाइटल साइन चेक करना है, अगर आपका सेचुरेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो आपको ऑक्सीजन कनेक्ट करना है। इन केस अगर आपका ऑक्सीजन निबलाइजेशन से भी आपका सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रहा है तो आप मैकेनिकल वेंटिलेटर यानी पेशेंट को इंट्यूबेट करके और आप मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। आईवी फ्लूइड आपको इंसर्ट करना है टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन। फीवर एंड पेन मैनेजमेंट, जो आपको हेडेक हो रहा है और जो फीवर आ रहा है उसके लिए हमें क्या देना है, एंटीपायरेटिक्स यानी पैरासीटामोल एंड अनाल्जेसिक्स देना है। स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी के अंदर क्या करना है आपको,
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का इंसेफेलाइटिस हुआ है तो उस केसेस में आपको असाइक्लोवायर आईवी 14 to 21 डेज तक आपको देना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 500 mg असाइक्लोवायर इंट्रावीनस इन्फ्यूजन आपको मेडिसिन देना है, और इसका कब तक देना है आपको 14 to 21 डेज। ये आपका इंजेक्शंस और ये आपके डेज ये आपके डॉक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर जस्ट स्टडी करने के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ऐसा आपको प्रैक्टिकली नहीं करना है, घर पर प्रैक्टिकल नहीं करना है, ये ओनली किया जाएगा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी के अंदर साइटोमेगालो वायरस सीएमबी। अगर एंसेफेलाइटिस हुआ है, साइक्लोमेगालो वायरस हुआ है, तो इसमें कौन सा दी जाएगा, गेंसी क्लो वायर या फॉस्कर नेट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फॉस्कर नेट, और सेकंड आप देख पा रहे हैं गेंसी क्लो वायर इंजेक्शंस। नेक्स्ट आपका अर्बो वायरस एंसेफेलाइटिस, फॉर एग्जांपल वेस्ट नाइल वायरस। ये स्ट्रक्चर जो देख पा रहे हैं ये आपका वायरस है वेस्ट नाइल वायरस। इसके लिए क्या है, कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ओनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं, ऑटोमेटिक वायरल इंफेक्शंस चला जाता है। नेक्स्ट है आपका एंटी माइक्रोबियल थेरेपी के अंदर बैक्टीरियल या फंगल अगर कॉज सस्पेक्टेड आपको लग रहा है, तो उसके लिए हमें देना पड़ता है एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स। इसके अंदर क्या है आपका सेप्ट्रिक्सॉन एंड वैनकोमाइसिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं सेप्ट्रिक्सॉन एंड वैनकोमाइसिन इंजेक्शन 1.5 ग्राम आईवी यूज ऑनली। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डोज भी देख सकते हैं, और प्रैक्टिकली जब आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे आपको, जब आप मेडिसिन परचेज करके लाएंगे, तो वहां पे आप प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटी फंगल। अगर मान लीजिए आपका एंसेफेलाइटिस फंगस की वजह से हुआ है, तो उसमें मेडिसिन आपको देखना है एम्फोटेरिसिन बी फॉर द क्रिप्टोकोकल एंसेफेलाइटिस। यानी फंगल के अंदर भी कौन सा फंगल है आपका, क्रिप्टोकोकल। तो उस केसेस में आपको क्या देना है, एम्फेटो एम्फेटोटेरिन बी। नेक्स्ट है आपका इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में आपको क्या देना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यानी मेथिल सोलोन। ये क्या करेगा, आपका इन्फ्लामेशन रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट है आपका इम्यूनोथेरेपी के अंदर आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन प्लाज्मा फेरेसिस। तो ये प्लाज्मा फेरेसिस क्या होता है, पेशेंट के अंदर से क्या किया जाता है, ब्लड को रिमूव किया जाता है। ब्लड को रिमूव करने के बाद उसकी ब्लड सेल्स और प्लाज्मा को सेपरेट किया जाता है। जैसे आपने प्लाज्मा सेपरेट कर लिया, ब्लड सेल्स को सेपरेट कर लिया, जो आपकी प्लाज्मा है यानी जो पेशेंट की प्लाज्मा है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और डोनर की प्लाज्मा को और पेशेंट की ब्लड सेल्स को वापस पेशेंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्योंकि आपका जो एंटीबॉडीज है वो आपकी प्लाज्मा के अंदर रहता है, और वही आपका क्या है, इन्फेक्टेड है, और वही कंडीशन क्या क्रिएट कर रहा है, ऑटो इम्यून कंडीशन क्रिएट कर रहा है। तो आपके बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर आपके एंटीबॉडीज हैं, वो आपको रिमूव करना है। तो वो रिमूव कैसे होंगे, आपके बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा है उसको हमें एक्सचेंज करना है। तो इसको हम प्लाज्मा फेरेसिस को अनदर नेम में क्या बोलते हैं, प्लाज्मा एक्सचेंज भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, पेशेंट का प्लाज्मा रिमूव हो जाएगा, और डोनर जो हेल्दी प्लाज्मा है उसको पेशेंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। तो ये प्रोसीजर कहलाता है प्लाज्मा फेरेसिस या प्लाज्मा एक्सचेंज प्रोसीजर। कब किया जाता है ये, जब पेशेंट का ऑटो इम्यून कंडीशन बहुत सीवियर होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्लाज्मा रिमूविंग फ्रॉम द पेशेंट ब्लड एंड रिप्लेसिंग इट विद द डोनर प्लाज्मा और प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट। क्यों किया जाता है, टू रिमूव द हार्मफुल एंटीबॉडीज, immune complexes and other inflammatory mediators from the blood to improve the symptoms and prevent further damages। किस तरीके से किया जाता है, तो इसके अंदर ये जो प्रोसेस है प्लाज्मा फेरेसिस का, इसको आप समझिए।
ये आपका पेशेंट है। ये जो रेड कलर है वो आपका आर्टरी है। आर्टरी से ब्लड को रिमूव किया जा रहा है। इस तरीके से आपने आर्टरी का ब्लड जो है रिमूव किया, और ये जो प्लाज्मा फेरेसिस जो मशीन है यानी पंप है, ये आपको क्या करती है, फोर्सफुली बॉडी से ब्लड को बाहर निकाल रही है। इस तरीके से मूवमेंट करता रहेगा और आपका ब्लड ये आपका कलेक्ट हो रहा है। इसके बाद क्या होगा, ये जो प्लाज्मा सेपरेटर है, ये क्या करेगा, आपकी प्लाज्मा को और ब्लड सेल्स को सेपरेट करेगा। तो इसने क्या किया, प्लाज्मा यहाँ पे इसने सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद जो पेशेंट की प्लाज्मा है, इसको हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड, यानी ये जो सेपरेटेड प्लाज्मा टू डिस्कार्ड। सेकंड, जो बॉटम में है, यानी आपका प्लाज्मा ऊपर आ जाता है, जिसको हमने सेपरेट कलेक्ट किया और इसको हमने डिस्कार्ड करना है। बॉटम में आपकी जो ब्लड सेल्स हैं, तो ब्लड सेल्स को हमने क्या किया, यहाँ पर कलेक्ट कर लिया। प्लस ब्लड सेल्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो डोनर की प्लाज्मा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड, यानी जो डोनर की प्लाज्मा है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं ब्लड सेल्स के अंदर। पेशेंट की जो ब्लड सेल्स है, उसमें डोनर की प्लाज्मा को कनेक्ट करके और पेशेंट को वापस वेन के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। यानी आर्टरी से आपको रिमूव करना है और वेन से आपको वापस इंटर करना है। यहाँ पे प्रोसेस क्या होती है कि ये जो प्लाज्मा सेपरेटर है, ये जो डिवाइस है, ये जो फिल्टर है, इसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपको क्या किया जा रहा है, प्लाज्मा को और ब्लड सेल्स को सेपरेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या कनेक्ट कर दिया जाता है, हेपरिन या सोडियम सिट्रेट जो है इंजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, ये हेपरिन क्या करेगा, आपके ब्लड सेल्स और प्लाज्मा है, ये आपस में क्लॉट ना हो जाए, ब्लड सेल्स आपस में क्लॉट ना हो जाए, तो उसको ये हेपरिन क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस जनरेट होता है। सबसे पहले आपने क्या किया, आर्टरी से आपको निकालना है ब्लड को, फिल्टर में जाना है, प्लाज्मा आपको सेपरेट करके डिस्कार्ड करना है, ब्लड सेल्स आपकी पेशेंट की है, पेशेंट को ही वापस इंसर्ट कर देना है विद द हेल्प ऑफ द सब्स्टिट्यूशन प्लाज्मा, यानी जो डोनर ने प्लाज्मा दी है, उसके साथ पेशेंट की जो ब्लड सेल्स हैं, उनको वापस वेन के थ्रू पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है। तो प्लाज्मा फेरेसिस में क्या हुआ, जो पेशेंट की प्लाज्मा थी, जो इन्फेक्टेड थी, जिनके अंदर सबसे ज्यादा ऑटोइम्यून का कंडीशन जनरेट हो रहा था, वो आपने यहाँ पर रिमूव कर दिया और आपने हेल्दी प्लाज्मा इंसर्ट कर दिया। इससे क्या होगा, जो आपका ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से जो आपके पेशेंट के अंदर एंसेफ्लाइटिस कॉज हो रहा है, वो आपका कंडीशन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सीजस एंड आईसीपी मैनेजमेंट। इसके लिए आपको क्या देना है, लेविटेरासिटम एंड फेनिटोइन इंजेक्शन। तो ये आपने हॉस्पिटल के अंदर जनरली देखा होगा, लेविसिटापम एंड फेनिटोइन सोडियम इंजेक्शंस। नेक्स्ट है आपका सीजस और आईसीपी मैनेजमेंट के लिए मैनिटोल यानी हाइपरटोनिक सलाइन है टू रिड्यूस द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ये जो मैनिटोल देख पा रहे हैं 100 ml का आता है, जो आपने हॉस्पिटल में दिया होगा। एंड एलिवेटेड हेड करने से क्या होगा, पेशेंट का जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जो आईसीपी इंक्रीज हो रहा है, वो आपका रिड्यूस होगा। तो आपको हेड को क्या करना है, थोड़ा प्रॉप अप कर देना है। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लिकेशंस, यानी अगर आपने एंसेफ्लाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं कराया तो क्या आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपका सीजस, यानी आपके एक साथ बल्क में आपके न्यूरोट्रांसमीटर नर्व सिग्नल जनरेट होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा, अनकंट्रोल मूवमेंट देखने को मिलेगा, यानी सीजस देखने को मिलेगा। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, आपका मेमोरी लॉस हो सकता है, आपका कॉग्निटिव थिंकिंग डेवलप हो सकता है, रिड्यूस हो जाएगा। मोटर डिसफंक्शन, यानी आपकी बॉडी, जो ब्रेन है, जो बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, जो भी आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है, वो आपका डिसफंक्शन हो जाएगा। बिहेवियरल साइकेट्रिक इशू, जो आपका मेंटल है, मेंटल एबिलिटी है, वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, बिहेवियर चेंज हो जाएगा आपका, जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है, ये सारी चीजें आपका चेंज हो जाएगा।
पेशेंट आपका डीप अनकॉन्शियस के अंदर जा सकता है। डीप अनकॉन्शियस का मतलब पेशेंट आपका कोमा की कंडीशन के अंदर जा सकता है। इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो आपका नॉर्मली डेवलप हो रहा है। हाइड्रोसेफलस यानी आईसीपी अगर इंक्रीज होगा, सीएसएफ अगर इंक्रीज होगा, तो आपका कंडीशन हाइड्रोसेफलस इंक्रीज हो जाएगा। सेरिब्रल एडिमा, सेरिब्रल का मतलब ब्रेन, एडिमा मतलब फ्लूइड का कलेक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आ सकता है। नेक्स्ट आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी एज ए नर्स अगर पेशेंट आपके सामने एंसेफेलाइटिस का है, तो आपको उसको कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉनिटर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, यानी आपको पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करना है। और कॉन्शियस लेवल चेक करने के लिए आप कौन सा स्केल यूज करते हैं, जीसीएस, ग्लासगो कोमा स्केल चेक करते हैं, जिससे क्या होगा, आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस फाइंड आउट होता है, ओरिएंटेशन फाइंड आउट होता है। नेक्स्ट आपको वाइटल साइंस में आपको स्पेशली फोकस करना है ब्लड प्रेशर के ऊपर, क्योंकि जितना ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, आपके ब्रेन के अंदर कॉम्प्लिकेशन उतना ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका मॉनिटर आईसीपी, आईसीपी आपको चेक करना है, क्योंकि आईसीपी की वजह से क्या हो रहा है, आपका हेडक हो रहा है, हाइड्रोसेफलस हो रहा है। नॉर्मल आईसीपी कितना होता है, 5 to 15 होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सीजर प्रिकॉशंस के लिए आपको क्या करना है, कि पेशेंट को अगर सीजर्स आ रहा है, तो उससे पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, साइड रील्स अप करना है। सक्शन इक्विपमेंट रेडी रखना है, क्योंकि अगर सक्शन इक्विपमेंट नहीं है, पेशेंट के अंदर सलाइवा सीक्रेशंस बहुत हो रहा है, उस केसेस में पेशेंट क्या कर सकता है, एस्पिरेट कर सकता है। एस्पिरेट का मतलब पेशेंट का जो वॉमिटिंग आया है या सलाइवा आया है माउथ के अंदर, वो आपका लंग्स के अंदर जा सकता है, जिसकी वजह से एस्पिरेशन कंडीशन होगा और पेशेंट का कोलैप्स लंग्स हो सकता है। नेक्स्ट मॉनिटर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो भी आपका पेशेंट है उसका डिहाइड्रेशन कंडीशन चेक करना है, और उसके बाद उसको फ्लूइड देना है। लेकिन फ्लूइड आपका लिमिटेड अमाउंट में देना है, ऐसा नहीं है कि आपने फ्लूइड को ओवरलोड दे दिया। मेंटेन एयरवे एंड ऑक्सीजनेशन, एयरवे और ऑक्सीजनेशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले पोजीशनिंग, पोजीशनिंग का भी हमने डिस्कशन किया। पेशेंट का हेड थोड़ा सा एलिवेट करना, एलिवेट करने से क्या होगा, आपके ब्रेन के अंदर ब्लड का सप्लाई रिड्यूस होगा, और आपके ब्रेन के अंदर जो आईसीपी इंक्रीज हो रहा है, वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो कितने पे आपको एलिवेट करना है, 30 डिग्री पर आपको पेशेंट का जो बेड है वो एलिवेट करना है। सेकंड है आपका ऑक्सीजन थेरेपी, जैसे मान लीजिए पेशेंट अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आपको ऑक्सीजन थेरेपी मेंटेन करना है। नेक्स्ट आपका सक्शनिंग, सक्शनिंग में आपको क्या करना है, जैसे पेशेंट का सलाइवेशन हो रहा है, माउथ के अंदर सलाइवा आ रहा है, या फिर ब्रीथिंग कंप्रोमाइज है, यानी ब्रीथिंग को हैंडल नहीं कर पा रहा है, ड्यू टू म्यूकस का सीक्रेशन हो रहा है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉक हो रहा है, उस केसेस में आपको सक्शनिंग परफॉर्म करना है। नेक्स्ट आपका एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस, एंटीवायरल थेरेपी, अगर आपको वायरल का कंडीशन है तो एंटीवायरल थेरेपी देना है। फॉर एग्जांपल आईवी एसाइक्लोवायर फॉर द herpes सिम्प्लेक्स वायरस एंसेफेलाइटिस। एंटीपायरेटिक्स, फीवर की कंडीशन में आपको पैरासीटामोल दे सकते हैं फीवर को कंट्रोल करने के लिए। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, सीजस मैनेजमेंट करने के लिए दे सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इन्फ्लामेशन की कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए दे सकते हैं। एंड आईवी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स टू मेंटेन द हाइड्रेशन। तो ये सारा जो मेडिकल मैनेजमेंट है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, वो एज ए नर्स आपको पेशेंट को ट्रांसफर करना है। प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस, पेशेंट के अंदर जो एंसेफेलाइटिस के कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं, ये कॉम्प्लिकेशन को आपको मैनेज करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन्फेक्शन कंट्रोल करना पड़ेगा। जो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द मेंटेन द हाइजीन। तो प्रॉपर आपको हाइजीन मेंटेन करना है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना है, हैंड हाइजीन करना है। जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं, असेप्टिक टेक्निक तरीके से प्रोसीजर मेंटेन करना है। पीपी किट का यूज करना है, जिससे आपका एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट में ट्रांसफर न हो। ईच टाइम आपको प्रोटोकॉल
फॉलो करना है जिससे आपको इन्फेक्शन मेंटेन हो जाए। प्रेशर अल्सर प्रिवेंशन, पेशेंट लॉन्ग टाइम के लिए अगर सेम पोजीशन में रहेगा तो पेशेंट को अल्सर यानी प्रेशर सोर देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, पेशेंट का पोजीशन जो है मेंटेन करते रहना है, चेंज करते रहना है। स्किन केयर है, बैक मसाज है, बैक केयर है, ये सारे प्रोसीजर आपको परफॉर्म करना है। और क्या कर सकते हैं, प्रेशर रिलीफ मैट्रेस, जो आजकल एयर मैट्रेस आ रहे हैं, वाटर मैट्रेस आ रहे हैं, ये आप एयर मैट्रेस अगर यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, पेशेंट को प्रेशर सोर नहीं होगा। नेक्स्ट आपका डीप वेन थ्रोम्बोसिस, अगर पेशेंट आपका लॉन्ग टाइम के लिए सेम पोजीशन में अगर रहता है तो पेशेंट के अंदर डीवीटी होने के चांसेस होते हैं। यानी आपकी जो पेशेंट की थाई है वहां पर जो डीवीटी होते हैं, डीप वेन होती है, उसके अंदर थ्रोम्बोसिस देखने को मिल सकता है, यानी ब्लड के क्लॉट्स देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, एनकरेज पैसिव लेग मूवमेंट, पेशेंट को एनकरेज करना है कि वो अपने पैरों का मूवमेंट करता रहे, जिससे क्या होगा, आपका डीबीटी फॉर्म नहीं होगा। अगर डीबीटी फॉर्म के चांसेस भी हैं तो हमें क्या करना है, कंप्रेशन स्टॉकिंग आना है। आजकल तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आ गई हैं जिससे क्या होता है, थाई को हीट दिया जाता है और वहां पर ब्लड क्लॉट नहीं होता है। प्रोमोटिंग कंफर्ट एंड रिड्यूसिंग एंजाइटी, पेशेंट जो एंसेफेलाइटिस का है तो उसको हमें क्या करना है, कंफर्ट प्रोवाइड करना है और एंजाइटी रिड्यूस करना है बाय द हेल्प ऑफ द साइकोलॉजिकल सपोर्ट। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रोवाइड काम एनवायरमेंट, यानी आपको जो नॉइस हो रही है, जहाँ पे पेशेंट लेटा हुआ है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो आवाजें आ रही है वो आपको रिड्यूस करना है। एंड लाइट टू प्रिवेंट एजिटेशन, और जो लाइट है वो भी आपको रिड्यूस रखना है, इससे कि आपका एजिटेशन रिड्यूस हो जाएगा। पेन मैनेजमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन एनाल्जेसिक्स एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, रीएश्योरेंस एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू रिड्यूस द एंजाइटी। तो ये सारी चीजें क्या करेगा, पेशेंट की एंजाइटी को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट है आपका रिहैबिलिटेशन एंड पेशेंट एजुकेशन, इसमें आपको क्या करना है, फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पेशेंट का मोबिलिटी करना है, पेशेंट को मूवमेंट कराना है, कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन करना है, जिससे पेशेंट का जो मेमोरी है वो मेंटेन रहे। स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करना है, अगर पेशेंट कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो पेशेंट को स्पीच थेरेपी करना है। फैमिली एजुकेशन, कई केसेस में आपने देखा होगा कि पेशेंट का कंडीशन जितना सीरियस जाता है, पेशेंट के फैमिली मेंबर्स भी क्या हो जाते हैं, प्रॉब्लम में चले जाते हैं, तो उनको भी हमें क्या करना पड़ता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ता है। और क्या करना है, आपको इन्फेक्शन प्रिवेंशन के बारे में बताना है एंड फॉलो अप केयर, यानी कब आपको डॉक्टर को वापस दिखाने के लिए आना है, इसके बारे में पेशेंट को और रिलेटिव को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन, यानी अगर आपको इंसेफेलाइटिस नहीं है तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रिवेंशन लेना है कि आपको फ्यूचर में इंसेफेलाइटिस ना हो, किस तरीके से हम इंसेफेलाइटिस से प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, नंबर वन वैक्सीनेशन, यानी आपको वैक्सीन लेना है। प्रैक्टिस गुड हाइजीन, हाइजीन मेंटेन करना है, जैसा अभी हमने डिस्कशन किया, हैंड वॉश करना है, हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, पीपी किट यूज करना है, ग्लव्स यूज करना है। प्रिवेंटिंग हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस इन्फेक्शन, एचएसवी वायरस आपको ना हो, इससे आपको प्रिवेंट होना है, क्योंकि मोस्ट कॉमन केस में एचएसवी ही आपको मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस कॉज करता है। सेफ प्रैक्टिस टू प्रिवेंट ऑटो इम्यून एंसेफेलाइटिस, पोस्ट इन्फेक्शन मैनेजमेंट, अगर आपको इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है तो बाद में आपको इन्फेक्शन क्रिएट ना हो जाए, उसके लिए आपको मैनेजमेंट करना है। एंड जनरल प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर, और भी जो भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो हेल्थ मेजरमेंट है वो भी आपको फॉलो करना है। तो ये हमने डिस्कशन किया एंसेफेलाइटिस के बारे में। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं एंसेफेलाइटिस के बारे में। तो सबसे पहले आपका डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या है आपका, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन, जो आपका लेयर के अंदर इन्फ्लामेशन है तो मेनिंजाइटिस, और ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन है तो एंसेफेलाइटिस। टाइप्स क्या है आपकी, टाइप्स के अंदर क्या है आपका, इन्फेक्शियस है, जिसके अंदर क्या है आपका, बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, पैरासाइटिक है, और जापानीज एंसेफेलाइटिस है। अनदर टाइप्स में क्या है आपका, सेकंड क्या है आपका, ऑटो इम्यून, थर्ड आपका पोस्ट इन्फेक्शियस, एंड लास्ट आपका टॉक्सिक एंसेफेलाइटिस।
पैथोफिजियोलॉजी में यानी किस तरीके से आपका एक कंडीशन डेवलप होता है, तो दो कंडीशन होती है। या तो आपका ऑटोइम्यून ट्रिगर हो जाए, या डायरेक्टली एक्सपोजर हो जाए हेड इंजरी के द्वारा, ट्रॉमा के द्वारा, या फिर आपका ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू क्या है, आपका बैक्टीरिया वायरस क्रॉस करके ब्रेन तक स्प्रेड हो जाए। स्प्रेड होने के बाद वहां पर क्या होगा, ये बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और बैक्टीरिया वायरस से आपस में क्या होने लग जाएगा, फाइटिंग होने लग जाएगा, ऑटो इम्यून रिएक्शन होने लग जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने लग जाएगा, और वहां पर इंफ्लामेशन क्रिएट हो जाएगा। तो जिस पार्ट में आपका इंफ्लामेशन क्रिएट हो रहा है, वहां के टिश्यू आपके डेथ होने लग जाएंगे, और डेथ की वजह से आपके सिम्टम्स नजर आने लग जाएंगे। तो जनरली क्या क्या आपको साइन सिम्टम देखने को मिलता है, फीवर है, हेडक है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, मसल्स वीकनेस है, मोटर डेफिसिट है, सेंसरी डेफिसिट है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, मेमोरी लॉस है, नॉलेज डेफिसिट, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में अगर क्रिएट हो रहा है, तो आपका हियरिंग लॉस हो सकता है, विजुअल लॉस हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, लर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो सकती है। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन किस तरीके से फाइंड आउट करें, तो आपको हिस्ट्री कलेक्शन करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, ईईजी परफॉर्म करना है, सीटी स्कैन, एमआरआई, और टिश्यू बायोप्सी आपको परफॉर्म करना है। मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या करना है, बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक यूज करना है, वायरल है एंटीवायरल थेरेपी यूज करना है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, सीजर्स है, यानी एपिलेप्सी सीजर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, सीजर्स है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देखने को मिल सकता है, मोटर डिसफंक्शन, मोटर डिसफंक्शन का मतलब आपका ब्रेन जो है बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और क्या चेंजेस आ सकते हैं कॉम्प्लिकेशन में, साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, साइकेट्रिक इशू हो सकते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकता है, पेशेंट आपका डीप अनकॉन्शियस में जा सकता है, यानी पेशेंट को कोमा हो सकता है, आईसीपी आपका इंक्रीज हो सकता है। आईसीपी अगर इंक्रीज होगा तो आपको हाइड्रोसेफेलस का कंडीशन देखने को मिलेगा, हाई बीपी देखने को मिलेगा, ब्रेन के टिश्यू के अंदर कंप्रेशन देखने को मिलेगा। कंप्रेशन होगा तो आपकी बॉडी के अंदर पैरालिसिस का कंडीशन देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके कॉम्प्लिकेशन में मिलेगा। प्रिवेंशन किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए आपको क्या करना है, वैक्सीनेशन यूज करना है, बैक्टीरिया वायरल फंगल इन्फेक्शन आपको न हो तो सारे प्रोसीजर आपको असेप्टिक टेक्निक से परफॉर्म करना है, हाइजीन मेंटेन करना है, पीपी किट का यूज करना है। इन्फेक्शन किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है उसको आपको स्टॉप कराना है। रेगुलरली आपको चेकअप कराना है, जिससे आपको कोई भी इन्फेक्शन हो वो आपका अर्ली जो है मैनेज हो जाए। तो इस तरीके से आपको ये कंडीशन को हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया आपका एंसेफेलाइटिस। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू।